जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज जिन टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जिन थेरीज के, जिन कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनके जो नाम है: द आइसबर्ग कंसेप्ट, द डायमेंशन ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वैल्यूज ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। कल के सेशन में हमने एक मुख्तसरन काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन हो सकते थे, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आज जो है तो हम इन मुख्तलिफ 4 पॉइंट्स पर जो है, जो ये थियरीज और ये जो कंसेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसके मुतालिक एक मुख्तसरन आपके सामने इसका हासिल मुताला रखूंगा। आइसबर्ग आइसबर्ग कंसेप्ट के बारे में मैं बात करूं तो ये मुझसे और आपसे, ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह जुड़ा है, और ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस जो, क्योंकि अभी हम जो चल रहे हैं, जिस फेज में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम खुद को पहचानने की, सेल्फ अवेयरनेस की हम लोग स्टेज में हैं। तो अभी यहाँ से जितनी भी चीजें हमारे सामने आएंगी तो वो सेल्फ अवेयरनेस की रिगार्डिंग होंगी, यानी जो इनके मुखातिब जो होंगे वो हम खुद होंगे, और जिस चीज पर अभी हम अभी गुफ्तगू करेंगे वो उसके रिगार्डिंग ही होगी। आइसबर्ग कंसेप्ट में जब हम देखते हैं कि जो समुंदर के पानी में जो ग्लेशियर्स तैरते हैं, जो अम, हम देखते हैं ना कि उसकी जो इमेजेस या उसके जो वीडियोस हमारे सामने आते हैं, तो आइसबर्ग का जो ग्लेशियर जो रहता है उसका मामला क्या रहता है कि उसका जितना पार्ट हमको पानी की सतह के ऊपर नजर आता है, तो उससे कहीं ज्यादा वो उसके अंदरून में मौजूद होता है। यानी पानी के अंदर उसका लगभग 2/3 हिस्सा जो है पानी में मौजूद होता है, और तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है तो वो पानी की सतह के ऊपर नजर आता है। हम देखते हैं ना कि अक्सर जब बोट्स जो है, पानी के जहाज, जब उससे गलती से टकरा जाते हैं, या फिर उसको छोटा बर्फ बर्फ का एक टुकड़ा समझकर सोचते हैं कि उसको काट के निकल जाएंगे, लेकिन मामला ये होता है कि उससे डबल तकरीबन हिस्सा वो पानी के नीचे मौजूद होता है, और नाव जो है, जहाज जो है, उससे टकरा कर जो है तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो यही मामला दरअसल हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़ा है। मेरी और आपकी जो जिंदगी है, हम अपनी जात को जो है जितना समझते हैं, या जितना हम लोगों को देखकर उनके बारे में हम फैसले करते हैं, तो बज़ाहिर जो हमें नजर आता है, सरफेस के ऊपर का जो पार्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर उनके खाने के तौर तरीके, ड्रेस, कपड़े पहनने के तरीके, इस तरह जो फंक्शंस सेलिब्रेशंस के जो तरीके, जबान जो हम देखते हैं, है ना, इबादत के तरीके, उनकी आदतें जो है ना, तो ये जो चीजें हैं बज़ाहिर हमको नजर आती है। और हम अगर लोगों को महज इसकी बुनियाद पर जज कर रहे हैं, या हम अपने आप को जो है तो हमारे सेल्फ अपीयरेंस की वजह से ये जाहिर कर रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, या फला शख्स अगर हमारे सामने है और हम उसको इन बुनियाद, जो जाहिरी जो उसके चीजें हमको नजर आ रही हैं उसकी बुनियाद पर अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, या उसकी जो जिसको हम लोग कहेंगे आदतें और इस तरह की जो चीजें हैं, अगर उसकी बुनियाद पर हम उसको समझ रहे हैं, और एक खाका हम उसके लिए हमारे जहन में बना रहे हैं, या हमारा सेल्फ का एक खाका हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की मुझको और आपको जरूरत है कि जितना किसी शख्सियत में या किसी की पर्सनैलिटी में जो जाहिरी नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा जो है तो उसके अंदरून में और उसके नीचे की तह में जो है, शख्सियत के नीचे की तह में उससे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं। सरफेस वाले पार्ट में हम देखें कि जाहिर की चीजें जो दिखती हैं, फिर हम उसके नीचे जाएं, उसका जो एटीट्यूड, जो हमारा एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं हमारे मिजाज को और हमारे अपीयरेंस को, और जो है तो हमारा समाज में जो एक छवि रहती है, वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करता है ना। कंसेप्ट ऑफ टाइम, यानी वक्त की, हम वक्त को किस तरह अहमियत देते हैं, क्या हम हमारी चीजें जो है तो डिसिप्लिन के साथ वक्त पे होती हैं, या वक्त हमारे लिए अहम नहीं है। सुबह का जो काम है हम शाम में कर रहे हैं, शाम का जो काम है हम वो सुबह कर रहे हैं, आज का काम कल कर रहे हैं, या हम वक्त के इतने पाबंद हैं कि जो है किसी भी चीज को जो है तो उसके तय वक्त पे हम अंजाम दे रहे हैं, है ना। हमारे अंदर सब्र का मादा जो है,
ये बजाहिर जो है तो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मेरा अंदर सब्र कितना है, मुझे कब गुस्सा आता है। तो ये मुझे, जो कि लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसके लिए अपने शैलो, जो मेरा अंदरून का जो भाग है, मैं उससे मुझे अवेयर होना चाहिए कि मेरा एटीट्यूड क्या है टाइम के रिगार्डिंग, मेरी उसकी वैल्यूज क्या है, मेरे अंदर सब्र का मादा कितना है ना, मेरा जो आई कांटेक्ट है ना, कि मैं जब लोगों से बात करता हूं या लोग मुझसे जब बात करते हैं, तो उस आई कांटेक्ट की बुनियाद पर मेरी क्या सोच बनती है, मेरी क्या इमेजिनेशन बनती है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, है ना। आई कांटेक्ट भी हम देखते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल का एक अहम पहलू है, कि आई कांटेक्ट भी जो है तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वो एक हम बात करने में एक अहम रोल अदा करता है। टच वाला मामला, टच वाला मामला अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं मैं, तो मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है तो इसमें अलग अलग चीजें और अलग अलग जो तरीके हैं उनमें पाए जाते हैं। मिसाल अगर मैं इसकी दूं तो, मिसाल के तौर पर अगर हम अरब कंट्रीज में जाए, है ना, अरब कंट्रीज की तरफ जाएं तो लोगों को जो मिलने का तरीका है, वो क्या करते हैं, जेंट्स जो है कि जेंट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे का गाल एक दूसरे को लगाते हैं ना। अब वो कल्चर जो है, टच का जो मामला है, वो हमारे यहाँ नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे लोग इस तरह से मिलने लग जाएं, तो हमको तो पता है कि अरब कल्चर में ऐसा होता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं तो वो कुछ अलग सोचने लगेंगे। वहीं लेडीज और जेंट्स का मामला, वेस्टर्न कल्चर में हम जाएं तो जो टच होता है भाई वहां पे मर्द और खातन का जो खलत मलत वाला मामला है, वो कल्चर हमारे यहाँ पे अगर लोग करने लग जाएं तो हम उनको अलग नजरिए से या उनके बारे में अलग तरीके से सोचने लग जाएं, है ना। तो ये जो टच वाला जो मामला होता है, उसको भी कहीं ना कहीं वो जो है, जो इनर में हमारे मौजूद होता है, बजाहिर नजर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी इमेजिनेशन पे, हमारी पर्सनैलिटी पे जो है तो इम्पैक्ट करता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, ये किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। बॉडी लैंग्वेज जाहिर सी बात है कि बॉडी लैंग्वेज भी जो है तो हमारी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है। हमारा इनर जो हम्म, सोचने का तरीका है या हमारा कॉन्फिडेंस, ये या फिर लोगों के दरमियान जो हम अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो, या सामने वाला पर्सन हमारे सामने कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है या कितना कॉन्फिडेंस वो महसूस कर रहा है, तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चलता है। ये हम चीजें जो है तो अपने तजुर्बात से या अपने बिहेवियर से या लोगों के बिहेवियर से हम इनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पैटर्न पैटर्न ऑफ हैंडलिंग इमोशंस, है ना, ये जज्बात को जो हैंडल करने का जो तरीका होता है वो हर किसी का मुख्तलिफ होता है ना। कोई जो है तो छोटी मोटी बात पे रो देता है ना। कोई शख्स इतना स्ट्रांग होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत हो जाए या बड़ी से बड़ी उस पर मुश्किल आ जाए तो वो उसके चेहरे के तासुरात से वो जाहिर भी नहीं होने देता, है ना, कि इतनी बड़ी मुश्किल उसके सामने है। एक वालिद जब अपने घर में जाता है तो भले ही दुनिया भर की परेशानी उसके सामने होती है, लेकिन वो उस परेशानी को जो है तो अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने अहल वहल पर जो है जाहिर नहीं करता। वहीं बहुत हसास तरह के लोग होते हैं ना। तो ये चीजें भी जो है, इमोशंस को हैंडल करने का जो पैटर्न है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इमेज को लोगों के सामने, या हम लोगों को किस तरह समझते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद बात करें तो प्यार का इजहार करने का तरीका, इंटीमेसी, है ना, और जो हमारी कुवत है, टेम्पो ऑफ वर्क, है ना, क्लीनलीनेस, हम साफ सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, तो ये चीजें जो है बजाहिर हमको सिंगल जो अपर जो अपीयरेंस होता है उसमें नजर नहीं आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में मौजूद होती हैं। उससे और हम अगर नीचे की तरफ जाएं, थर्ड लेयर की तरफ में जाने की बात करूं, तो रीजन फॉर एटीट्यूड, है ना, हमारा कुछ पर्टिकुलरली अगर एटीट्यूड है, हमारा कुछ अगर मिजाज है लोगों की खातिर, या हमारी सराउंडिंग के लिए हम पर्टिकुलर हमारा बिहेवियर रखते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। थर्ड लेयर में, यानी एकदम डीप कोर में जब हम जाएंगे, तो अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, या कोई ज्यादा खामोश रहता है, या कोई ज्यादा बात करता है, या कोई अपने आप को लोगों से अलग रखता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई एक रीजन होता है। वो महज उसकी मिजाज में ये सब चीजें खुद ब खुद नहीं आ जाती। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो उसके साथ माजी में हुई हैं, उसकी वजह से जो है उसका एटीट्यूड या जो लोगों के साथ उसका बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो रीजन है कहीं ना कहीं उसमें अंदर उसके दबा होता है। और ये जो मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, तो सरफेस लेवल का जब
किसी का अपीयरेंस होता है तो वो बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, या हमारे बारे में कोई उसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो शैलो लेवल की जब मैंने बात की कि उससे लोअर लेवल की तरफ हम जाते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी से बातचीत कर कर, किसी के साथ रहकर इस तरह की चीजें जो है तो हमको समझ में आ जाए। लेकिन जहाँ डीप लेवल की मैं जब बात करूं, तो ये काउंसलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी की डीपेस्ट पार्ट जो लाइफ में उसके जो भी चल रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इस कोर का अंदाजा बहुत होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस कोर तक पहुंचेंगे नहीं, लोगों के इस लेवल तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, उनके जज्बात तक, उनके एहसासात तक, और उनकी जिंदगी से जो चीजें जुड़ी हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है, जब तक हम लोगों को इस लेवल तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो बाकी के दो लेवल पर हम उनको समझकर अगर उनको जो भी है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे काउंसलिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको इस प्रोसेस में दुश्वारियां आ सकती हैं। अगर हम लोगों के डीप कोर में जाकर, उनके डीप पार्ट में जाकर, उनकी पर्सनैलिटी के डीपेस्ट, उनके बिहेवियर में डीपेस्ट पोर्शन में जाकर अगर हम उसको एक्सप्लोर करने में कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है तो मुझको और आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगी, और हम एक प्रॉपर वे में जो है तो इंशाल्लाह उसमें प्रॉपर डायरेक्शन में इंशाल्लाह इस प्रोसेस में हम जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए फिर क्या है कि अगर मेरी जिंदगी से भी कुछ जुड़ी जुड़ी चीजें हैं, जैसे मेरा जो एटीट्यूड है, मुझको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो मेरा मिजाज है, जैसे मैंने बताया कि मिसाल के तौर पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे जब गुस्सा आता है तो उसकी वजह क्या है ना, किस वजह से मुझे गुस्सा आता है, और वो वजह से कहीं ना कहीं मेरे माजी में कहीं कुछ ऐसा चीज वाकई हुई, या मैं मेरा माहौल कुछ ऐसा था, या कुछ इस तरह की चीजें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मेरा मिजाज ऐसा बन गया। वो चीजें आइडेंटिफाई करना सेल्फ के लिए जरूरी है। जितने बेहतर अंदाज में हम अपने आप को इस तरीके से समझ पाएंगे, समझने में कामयाब होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम हमारे क्लाइंट को, और जो काउंसलिंग हमारे पास आएंगे, इंशाल्लाह उनको भी हम अंडरस्टैंड करने में कामयाब होंगे। सेल्फ कंसेप्ट वाली बात, सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू कितनी है ना, आइडेंटिटी, बिलीव्स, खुद की जो मैं अपने आप को जो कितना आ, भरोसा करता हूँ, मुझको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंस है। मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ, तो मेरी वैल्यू, मैं अपने आप की वैल्यू क्या समझता हूँ, मेरी, क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई मैं बहुत इन लोगों के सामने कमतर हूँ, या ये लोग मेरे से बहुत छोटे हैं। तो ये सब चीजें जो है तो कहीं ना कहीं हमारे कोर बिलीफ से, या एकदम डीप डीप वाला जो पार्ट हमारे पर्सनैलिटी का रहता है, उससे बिलोंग करती है। उसी तरह हमारा जो रिलीजियस बिलीफ है, जाहिर सी बात है, जो जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, तो वो बिलीफ जो है हमारा, वो जो हमारे अकायद हैं, वो जो हमारी सोच है, हमारी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। एक डिफरेंट रिलीजियन वाला बंदा, या हम जो बज़ाहिर मुस्लिम, बजाते मुस्लिम, जब किसी नॉन मुस्लिम से बात करेंगे, या कोई नॉन मुस्लिम जब हमसे बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो है अंडरस्टैंडिंग, दोनों का इमेजिनेशन वो डिफरेंट रहेगा। एटीट्यूड ऑफ डिपेंडेंस, एटीट्यूड्स टू डिपेंडेंस, यानी जो लोग हम पे डिपेंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए, जो जो लोग हम पे डिपेंड करते हैं, हमारे अहलो अयाल, बच्चे, या हमारे एम्प्लॉयज, या जो हमारे मातहत काम करते हैं, तो उनके साथ जो हमारा एटीट्यूड है, वो भी जो है तो हमारे कहीं ना कहीं डीप कोर से वो बिलोंग करता है। और उसको जो है, अगर हमारा उनसे बिहेवियर और जो हमारा तर्ज है बातचीत करने का, ये प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे कोर पार्ट से उसकी जो है जड़ें जुड़ी होती हैं। रिलेशनशिप विद डेथ, ये जो, अब मौत के साथ जो है तो हमारा रिलेशन किस तरह है, ये चीजें भी हमारी जिंदगी पे, हमारे बिहेवियर पे बहुत असरअंदाज होती हैं। इसको साइकोलॉजी के तौर पे अगर बात करें, तो किसी के लिए होता है कि भाई हादसात में जो मौत को देखना, या कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें बहुत सारी अमवात देखने में उसके आ गई, तो वो चीज उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, और इस तरह इम्पैक्ट करती है, और वो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि उसको फिर उससे निकालना मुश्किल होता है ना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत अमवात को देखना उनके लिए उनका रूटीन वर्क होता है, उनके लिए किसी एक सिंगल शख्स की मौत, या एक ग्रुप का कुछ हादसे की शक्ल में अगर इंसिडेंस हो जाता है, तो वो चीज उनके लिए डे टू डे लाइफ में उनका प्रैक्टिस होता है, और वो चीजें उनकी जो है डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करती। दोनों वाइस वर्सा। फिर वहीं मौत की याद की अगर मैं बात करूं, है ना, कि बहैसियत मोमिन हम क्या है कि हमको जो
मौत की याद जो है तो हमको जो है तो आखिरत से गाफिल होने नहीं देती। तो रिलेशनशिप विद डेथ की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पे और हमारे अपीयरेंस पे जो है और हमारे बिहेवियर पे कहीं ना कहीं ये भी एक अहम फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है। तो ओवरऑल इस कंसेप्ट की जब हम बात करें तो हमको बजाहिर किसी के जाहिरी अपीयरेंस से उसको जज नहीं करना है। ये अपने आप को जो है तो लोगों के सामने महज हमारे जाती अपीयरेंस से या जो भी चीजें जिसको हम लोग शो ऑफ भी कह सकते हैं ना, कि भाई अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, या जाहिरी जो है नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, इस तरह का शो अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो हो सकता है हमारा जाहिरी अपीयरेंस हो, है ना, लोग हमसे इंप्रेस हो, या हम हमारे सामने इस तरह की जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं हो सकता है कि हम उनसे मुतासिर हो, हम उनसे इंप्रेस हो। लेकिन अंदरून की जो कैफियत है वो दरअसल इनर लेयर और इनर मोस्ट लेयर, जो शैलो पार्ट और जो मोस्ट डीप वाला जो पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मिजाज पे, हमारी जात पे और हमारे अपीयरेंस पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। और उसको जो है तो हमको अपने इन तीनों लेयर को जो है तो आइडेंटिफाई करना है। एंड देन उसके बाद में अपना खुद का जो है तो मिरर जो है, इसका मिरर जो है अपने सामने रखकर अपने आप को एनालाइज करना है। और ये जो तीन लेयर है इसके जरिए अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करना है। और जो काउंसली जो लोग हमारे पास बहैसियत अपने काउंसली के आएंगे, अपना मसला लेकर आएंगे, तो उनको भी जो है तो इस वे में जो है तो एक्सप्लोर करने की हमको कोशिश करनी है। एक बात यहाँ पर मैं रखता चलूं अहम, कि ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस हम ये जो सब चीजें सीख रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो है तो लोगों को समझें, लोगों को जज करें और उनके लिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, उसके बारे में कुछ एक कंक्लूजन पर पहुंचे और एक हमारा उनके लिए नजरिया हो, फिर हम जो है तो उनके सामने सॉल्यूशन पेश करें, मसले का हल पेश करें। नहीं, बल्कि हम अपने आप को इसलिए बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बेहतर तरीके में समझ पाएं और जो उनके मसाइल, जो उनकी मुश्किलात उनकी जिंदगी में आ रही हैं, तो उनको उसके जरिए उनको समझने के बाद एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड कर पाएं कि वो अपने मसाइल से, अपने मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो सके। तो काउंसलिंग का थंब रूल जो है कि हमको लोगों की लोगों को समझना इसलिए नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ अखज कर सकें या उनके बारे में कुछ हम डिसीजन ले सकें, इसलिए नहीं, बल्कि लोगों को हमको समझने की, अपने आप को समझने की इसलिए कोशिश करना है कि हम बेटर वे में लोगों को समझ पाएं और समझने के बाद में हम उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिसके जरिए एक ऐसा उनको पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रोवाइड कर सकें जिसके जरिए वो खुद जो है तो अपने आप को संभालने में और अपने आप को जो है तो मुश्किलात से निकालने में, अपने मसाइल को हल करने में वो कामयाब हो सके। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड शायद हैंग हो गई, एक मिनट। जी। असल में आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, नहीं नहीं, स्लाइड एक्चुअल में हैंग हो गई थी तो मैंने वो बात नहीं कर रहा था, मैं वो उसको वापस से रिज्यूम कर रहा था। अभी नेक्स्ट जो थ्योरी, जिस कंसेप्ट की तरफ हम आएंगे, बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड कंसेप्ट है जिसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो वाकई में हम अपने आप को समझने में काफी हद तक हमको मदद मिलेगी। जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ पर्सनल प्रिजुडाइज। It's very common for people to hold certain prejudice and belief about groups of people, and counselor and helping professionals are not exception. ये बहुत आम बात है कि लोग किसी के बारे में जो है तो कोई डिसीजन ले लेते हैं या
किसी के बारे में कोई राय, कुछ एक ग्रुप के बारे में फौरन अपनी राय कायम कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि काउंसलर भी जो है वो एक इंसान ही है, तो वो भी जो है फितरत उसमें होती है कि किसी के बारे में जो है तो फौरन वो राय कायम कर लेता है। किसी को मनफी तौर पर जो है तो हम उसके बारे में कुछ जज कर लेते हैं, है ना, उसको कुछ लेबलिंग कर देते हैं, और उसको जो है तो फिर हम उस तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये दरअसल काउंसलिंग के प्रोसेस में ये जो है, ये इस तरह की सिचुएशन जो है तो बहुत खतरनाक होती है। और हम किसी के बारे में राय अगर कायम कर लेते हैं, किसी के बारे में अगर हम कुछ निगेटिव जजमेंट अपने अंदर तय कर लेते हैं, तो ये एक काउंसलिंग के लिए, एक काउंसलर के लिए और एक काउंसलिंग के लिए जो है, बहसियत क्लाइंट की जो है, तो ये एक हेल्थी सिचुएशन नहीं होती है। और यहाँ पर इम्कानात होते हैं कि हम ड्यूरिंग द प्रोसेस और किसी को अगर पहले ही जज कर लेते हैं, या उसके बारे में कुछ हमारी अगर अपनी राय कायम कर लेते हैं, या अपने बारे में कुछ हम अपनी राय कायम कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए जो है तो हेल्दी जो थेरेपेटिक जो प्रोसेस है, रिलेशनशिप है, उसके लिए थोड़ा वो मुजिर साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको समझें, तो इसकी जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं कि भाई एक हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहता है कि अमीर और गरीब, है ना, फला शख्स अमीर है, फला शख्स गरीब है, या मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि अमीर जो है वो अमीर क्यों है, या वो अपने आप को अमीर क्यों समझता है, या जो गरीब है वो गरीब क्यों है, अपने आप को गरीब क्यों समझता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक शख्स है जिसके पास अच्छा खासा एक अपना 3,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ बंगलो है ना, एक अच्छी सी बड़ी सी कार है, वेल सेटल्ड है, अच्छा खासा बिजनेस है ना। तो वो किसकी नजर में अमीर है? जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, जिसकी 40,000 50,000 मंथली इनकम है, ये एक उसका छोटा सा घर है, 700-800 स्क्वायर फीट में बना हुआ 1 BHK का, है ना, एक टू व्हीलर है ना, वो उसकी नजर में क्या है? अमीर है। लेकिन वो जो अमीर शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके पास बड़ा बंगला है, क्या वो अपनी नजर में अमीर है? नहीं। जब वो उससे बड़े शख्स को देखेगा, वो ऐसे शख्स को देखेगा कि जिसके पास एक पूरा 1 एकड़ में बना हुआ फार्म हाउस है, 4-5 गाड़ियां हैं, 3-4 बिजनेस है, उसके बाद पैसों की भरमार है, बैंक बैलेंस बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो वो बंगलों वाला शख्स जब उस शख्स को देखेगा, तो वो महसूस करेगा कि मैं गरीब हूं। आए समझ में आई बात कि ये जो स्केल, जो पैमाना असल में हमने तय किया कि फला शख्स अमीर, फला शख्स गरीब, या मैं अमीर या मैं गरीब, तो ये हमने अपने सराउंडिंग की वजह से एक एक हमारा जाविया तय कर लिया लोगों को देखने का, या अपने आप को देखने का। लेकिन ये कोई स्केल नहीं है। कितने भी अमीर से अमीर आदमी से आप मिल लो, तो वो उसके पास कोई ना कोई उसका अगला जो है अपर उसका लेवल होगा, या कोई ऐसे अपर लेवल का शख्स उसकी नजर में होगा, जो उसको जब वो देखता होगा तो उसको लगता हो कि मैं इसके सामने गरीब हूं। वहीं जैसे मैंने अभी मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास का बंदा जब बंगलो वाले बंदे को देख रहा है, तो वो उसकी नजर में क्या है? अमीर है। लेकिन वो शख्स देखिए जो डेली वेजेस पे काम करता है, लोअर मिडिल क्लास है, जब रोज कमाने के लिए जाता है तो खा पाता है, या उसके बाद टू व्हीलर भी है तो सेकंड हैंड है, घर जो है वो किराए का है। तो ऐसा शख्स जब वो मिडिल क्लास जॉब वाले बंदे को देखेगा, तो उसकी नजर में वो क्या रहेगा? अमीर रहेगा। और जब ये मिडिल क्लास वाला बंदा उस नीचे लोअर मिडिल क्लास वाले को देखेगा, तो वो अपने आप को उसके मुकाबले में अमीर समझेगा। तो ये जो स्केल है, ये दरअसल हमारे तय किए हुए पैमाने हैं, जो कि हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। दरअसल अमीर वो होता है जो अपने आप को सेटिस्फाई, जो है अपनी जो भी उसकी हालत है, जो भी सिचुएशन है, जिन हालत में अल्लाह ने उसको रखा है ना। इस्लामी तालीमात भी हमें यही सिखाती हैं कि अगर हमको खुश रहने का फार्मूला जो है तो पता है, हमारी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि हमेशा जो है तो अपने से नीचे के लोगों को देखो, है ना। जब हम अपने जैसे नीचे के लोगों को देखेंगे, तो एक ऑटोमेटिक हमको जो सेटिस्फेक्शन अपने अंदर आएगा कि
मेरे पास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत में ये नेमतें थी, मेरे पास तो कम से कम मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 2 वक्त की रोटी मेरे पास मुहैया है, कुछ सेविंग्स मेरे पास मुहैया है, कुछ अपने बच्चों के लिए मैं कर पाता हूँ। वहीं अगर हम अपने नीचे के लोगों को देखते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, जिनके बच्चों को वो सहूलियात मैसर नहीं है जो हमारे बच्चों को है, जिनके पास वो व्हीकल और वो घर ऐसे मौजूद नहीं जो हमारे पास है, तो बाजाहिर सी बात जब हम अपने नीचे से लोगों को देखेंगे तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा। और जो एहसास कमतरी जिसका हम शिकार होंगे, अपने आप को जो गरीब हम समझ रहे हैं, तो वो जो हमारी थॉट्स है, वो जो हम अपने आप को जो इमेजिन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे हम अपने आप को उस निगेटिविटी से जो है तो हम निकालने में कामयाब होंगे। तो जब कभी हमारे जहनों में यह ख्याल आए कि भाई मैं तो गरीब हूं, है ना, तो हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है तो एक सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक शुक्र की अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है तो एक कैफियत हमारे दिल में पैदा होगी, है ना। फिर चाहे वो कोई भी मामला हो, उससे आगे के देखते हैं हम लोग, वाइज और फुलिश, है ना। बेवकूफ अकलमंद की बात अगर हम करें, या कम अकल या अकलमंद, ज्यादा इल्म वाला या कम कम इल्म वाला, है ना। जब हम इसकी बात करें तो इसका भी जो क्राइटेरिया हमने असल में अपने समाज में अपने माशरे में तय कर लिया। जब कोई एक स्कॉलर, कोई एक कॉलेज का प्रोफेसर कहिए या एक बहुत बड़ा इल्म रखने वाला बंदा अपने से ऊपर के शख्स को देखेगा, तो वो यही सोचेगा कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा इल्म है, वो इसके मुकाबले में कम है ना, मैं इससे कमतर हूं। और जब उससे कम वाला कोई बंदा, जिसको उससे कम कम इल्म है, उससे कम जो है वो शऊर रखता है, या उससे कम कम जो है तो उसको मालूमात है, वो जब उसको देखेगा तो उसको ये लगेगा कि फला शख्स जो है तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा इल्म वाला है, मेरे से ज्यादा जो है वो अक्लमंद है। तो मैं यही कहने का मकसद असल में यही है कि हमारे दिलों में भी, अगर हमारे जहनों में भी, जाहिर सी बात है कि इल्म तो सीखना हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है, तो बेशक इल्म को सीखते रहना जो है तो हमें ताउम्र वो जारी रखना चाहिए। लेकिन ये पैमाना हमको सेट नहीं करना चाहिए कि फला जो है तो बहुत अक्लमंद है और फला जो है तो बहुत कम अकल है, और या फिर उसको कुछ शऊर नहीं है, कुछ फहम नहीं है। अपने आप पर भी जो है तो ये फॉर्मूला जो है हमको फिट करके एनालाइज करना चाहिए। और हमेशा ये जो स्केल मैंने रखी है ना कि वाइज और फुलिश, फिर वो रिच और पुअर, ये जो स्केल मैंने आपके सामने रखी है, तो उस स्केल पे अपने आप को जो है तो एक वहां पे प्लेस करके देखना चाहिए कि मैं अपने आप को जो है तो क्या ये समझता हूँ कि मैं एकदम अक्लमंद हूँ, या मैं ये तो नहीं समझता कि मैं एकदम कम अकल हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता। तो इस स्केल पे मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, वो हर जो मैं आपके सामने भी 2 कंपैरिजन रखा हूँ उसके उस पे आपको आइडेंटिफाई करने की अपने आप को कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आए तो सेल्फिश और सेल्फलेस, है ना। एक होता है खुदगर्ज और एक होता है मुखलिस, कि बस ऐसा शख्स जो बस अपना भला चाहे, अपना माल जो है बस अपनी झोली में भरना चाहे, और जो कुछ अच्छा मिले वो बस वो अपने लिए चाहे। वहीं एक जो शख्स होता है जो कि बिना किसी मफाद के, बिना किसी गर्ज के जो है इस बात की हमेशा उसकी सोच रहती है कि वो किस तरह लोगों को फायदा पहुंचाए, और उसके पास जो है जो चीजें हैं किस तरह वो लोगों के लिए मुफीद साबित हो। तो ये जो 2 कैटेगरी भी जो है मैंने आपके सामने बयान की, तो इसका भी जो कोई ऐसा फिक्स जो है पैमाना नहीं है कि अब कोई बंदा अपने आप को जो है खुदगर्ज कहे, या कोई बंदा जो है तो अपने आप को मुखलिस कहे। तो अभी मान के चलिए कि कोई हमारे समाज में या कोई अतराफ में ऐसा बंदा है जो लोग उसको बहुत मुखलिस और बहुत जो है समझते हैं, तो उसके पैमाने पर अगर मैं अपने आप को देखता हूं और वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर जब मैं पहुंचूंगा तो उसके बाद जो है मुझे और कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी कि मैं उसके जैसा बनना चाहूंगा। सबसे बेहतरीन मिसाल तो मेरे और आपके सामने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमीन की जिंदगी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है ना। उससे ज्यादा बेहतर मुखलिसाना किरदार और बेहतर जिंदगी जो है हम पाने के बारे में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक क्राइटेरिया अगर हम लेके चले तो इस बात की इम्कानात है कि हम जो है तो खुलूस की जो है तो मेराज को पहुंच सकते हैं।
लेकिन दुनिया में जो है कोई ऐसा ही स्केल तय नहीं हुई कि जो तय करे कि फला शख्स सेल्फिश है या फला शख्स जो है वो मुखलिस है। वहीं जैसे मैंने बात की अगली के स्किल्ड और अनस्किल्ड, है ना। एक बंदा जो है बहुत माहिर है फन में, है ना, बहुत अच्छा उसको हुनर है उसके बाद, और एक बंदा जो है वो अनस्किल्ड है, उसको कुछ नहीं आता। तो वही पैमाना के, अगर कोई एक ऐसा बंदा जो अपने से ऊपर के बंदे को देख रहा है कि उसमें ज्यादा स्किल्स हैं और वो कोई चीज बेहतर अंदाज में कर पा रहा है, तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। लेकिन उस बंदे से भी नीचे कोई बंदा होगा, जितना हुनर इस बंदे को आता है उससे भी कम हुनर वाला कोई बंदा होगा, जो इसके बारे में सोचता होगा कि फला शख्स मुझसे ज्यादा हुनरमंद है और मैं जो हूँ इससे कम हुनरमंद हूँ, और मुझ में इस जो स्किल्स हैं इससे शायद कम है। अगले जो स्लाइड है इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना। देखते हैं कुछ लोग बहुत खामोश रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा, जिनको बातचीत करने की आदत होती है। तो इस पैमाने पे भी हमको अपने आप को जो है तो रखकर, स्केल पे रखकर देखना चाहिए कि इस पैमाने पर मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ। ये कोई ये नहीं कह सकते कि ये सबसे ज्यादा खामोश मिजाज है, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा जो है तो बात करने वाला हूँ, है ना। तो ये पैमाना जो है तो हमको अपने आप के लिए जो तय करना है, और मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, ये इस बात को समझने की हमको कोशिश करनी है। वही कंपैशनेट और कंपेशनलेस, है ना। किसी को हम तकलीफ में देखते हैं तो क्या उसके लिए हमारे दिल में रहमदिली पैदा होती है, या हमारा रवैया हम उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो ये भी जो पैमाना है हमदर्दी का और लोगों से अपनाइयत का, इसकी भी कोई स्केल जो है पर्टिकुलरली समाज में पाई नहीं जाती। लेकिन समाज ने जो है, लोगों ने जो है तो एक अपना पैमाना तय कर लिया, जिसकी वजह से हम जो देखते हैं कि अक्सर जो लोग काम करते हैं वो रिया के लिए है, कि भाई सर्दी में दिनों में कंबल बांटेंगे, उसको उसकी जो है तो पेपर में न्यूज आती है इस तरह की चीजें। फिर किसी भूखे को अगर खाना दे रहे हैं तो उसका फोटो निकालेंगे, उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। तो ये असल में हमने पैमाना कर लिया है, और हम इसके जरिए जो है तो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत लोगों के हमदर्द हैं और लोगों की जो है तो मुश्किलों में उनके काम आते हैं। इसकी भी कोई स्केल ऐसी तयशुदा नहीं है। इसकी इस हम अपने आप का खुद जो है देखें, अंदरून का हम मुशाहिदा करें, अंदर अपने झांक के देखें कि इन दोनों पैरामीटर्स पर हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। अब सबसे अहम जो आता है प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज्ड मामले में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम पहले से ही किसी के बारे में जो है तो अपनी राय बना लें कि फला शख्स जो है बुरा है, या फला लोग जो है बुरे हैं, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में ये राय बना ले कि फला ग्रुप जो है वो खराब है ना। जैसे आप इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रिजुडाइज का जो मिजाज रहता है वो जो लोगों को कैसे देखता है कि दे ऑल आर सेम, नॉट लाइक अस, है ना। देखते हैं हम, और स्टेरियोटाइप बन जाता है ना, नॉट लाइक अस। तो उसको पर्टिकुलर लोगों को देखने का जो जाविया है वो तय कर लेता है, किस वजह से कि वो उस तरह उनके बारे में सुनता है, उस तरह लोग उसके बारे में उन लोगों के बारे में उसको बताते हैं। या आज के दौर की मैं मिसाल दूं तो जिस तरह उम्मत मुस्लिमा को माशरे में पेश किया जा रहा है, कि जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जिस तरह लोगों के सामने छोटी सी बात को बड़ा करके बताया जा रहा है, तो दरअसल ये वही एंगल है जिसका मीडिया, सोशल मीडिया जो है तो बातिल ताकत है, जिसका इस्तेमाल करके लोगों के जहनों में एक प्रिजुडाइज्ड सिनेरियो तैयार कर रही है उम्मत मुस्लिमा को लेकर, अहले ईमान को लेकर, दाढ़ी टोपी और इस तरह पैजामा कुर्ता और जिस तरह के जो लोग हैं। तो जब लोग देखते हैं तो उनके दिलों में खुद ब खुद जो है तो ड्यू टू दिस प्रिजुडाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि उन्होंने वह सुनकर या किसी के कहने पर या कुछ उनके एहसासात की वजह से एक अपना रवैया बना लिया है, एक अपना उनका पर्सपेक्टिव है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए। तो ये प्रिजुडाइज्ड वे में जो है तो उनका थिंकिंग है। वही अनप्रिजुडाइज्ड वे की हम बात करें तो एक शख्स जो है कुछ हमारे माशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अलग कल्चर, अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं,
लेकिन उनका जो है तो दूसरे कल्चर और दूसरे ग्रुप के लोगों से बिल्कुल भाईचारा जैसा एकदम उनका माहौल होता है। हिंदू फैमिली कई ऐसी हैं जो मुस्लिम फैमिलीज के पड़ोस में रहती हैं। कई मुस्लिम फैमिलीज ऐसी हैं जो हमारे हिंदू गैर मुस्लिम इलाकों में रहती हैं। तो उनका जो है तो आपस में बिल्कुल वो इस तरह शीरो शक्कर होके रहते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि किसी के बारे में एक राय कायम कर लेना, एक निगेटिव राय कायम कर लेना, महज इसलिए कि लोगों ने हमसे कहा या समाज जो है तो हमको ऐसा कहता है, और हकीकत जो है उसके बरक्स होना। तो ये सब जो पॉइंट दरअसल आपके सामने रखने का मकसद यही है कि हम जो है पहले तो अपने आप में झांक कर देखें कि हमारी जो थिंकिंग है, क्या मैं अपने आप को अपने ऊपर से जो लोग हैं उनको देखकर क्या मैं गरीब महसूस करता हूँ? मुझे जो है तो इस बात की हमेशा मेरे दिल में तड़प रहती है कि मैं कब पैसे कमा लूं, कब इनसे मैं इनकी लेवल का बन जाऊं या अमीर बन जाऊं। तो ये हम आपको बताना मकसद है कि ये कोई पैमाना इसका तय नहीं है। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो है तो वो लिमिट, इसका इज द नो लिमिट वाली बात हो जाएगी, है ना। कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इंसान की जो हवस है वो कब्र की मिट्टी उसको पूरा करेगी। मफहूम में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि उसको एक सोने का जंगल भी दे दिया जाए तो वो दूसरे जंगल की ख्वाहिश करेगा, है ना। तो ये मामला असल में फितरत का है कि अगर हम ऊपर की तरफ, अमीरी की तरफ टारगेट करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अलबत्ता हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे जो हमसे गरीब हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे कम नेमतों से नवाजा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कैफियत जो शुक्र की बनेगी, और दिल में जो है एक इत्मीनान की कैफियत मेरे और आपकी बनेगी। वहीं जो मैंने बाकी जो चीजें बयान की, तो उसमें भी वही क्राइटेरिया पर हम अपने आप को रखें, और अपने अंदर जो है एक अपने आप को जो है तो इस जाविये से कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या लोग मुझको किस तरह देखते हैं, ये ना सोचते हुए कि भाई मैं अपने आप को किस तरह पाता हूं और मेरे अंदरून में क्या मौजूद है, हम उसको एक्सप्लोर कर कर अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जितना बेहतर अंदाज में हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम जिन लोगों से मिलेंगे, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जो माशरे में हम जिस माशरे में हम रहते हैं, तो उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में हम समझने में कामयाब होंगे। ये जो फॉर्मूला है दरअसल ये खाली काउंसलिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में खुश रहने का एक फॉर्मूले से अहम फॉर्मूला है कि जब हम इस तरह की मिजाज हमारा बन जाएगा कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होंगे, तो फिर जो है तो वो ज्यादा पानी की जो चाह है वो फिर कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर दब जाए, तो फिर एक जाहिर सी बात है कि खुद ब खुद एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन जो है तो हमारी जिंदगियों में वो आता है। अगली स्लाइड जो है कि इसमें थियरी में जो है द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दरअसल क्या चीज है कि एक ही सिनेरियो है ना। लोगों की जिंदगियों में जो लोग गुजरते हैं, जो हालात आते हैं, और जिस तरह से वो अपने लाइफ को जीते हैं, जो चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं कि भाई बगैर चैलेंजेस के, बगैर मुश्किलात के, बगैर हर्डल्स के उसकी जिंदगी गुजर रही है ना। वो उसको रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ रहा, मोनोसलवा उसके लिए उतर रहे हैं, इस तरह की बात तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो हर किसी की जिंदगी में जो है डिफरेंट चीजें होती हैं, और वो जो कि कॉमन होती है ना। जैसे अभी यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, दो अलग अलग शख्स हैं, है ना। लेकिन दोनों की जिंदगी में जो है तकलीफात हैं। उनके माजी में कुछ ऐसी उनकी चीजें गुजरी होंगी जो उनकी जिंदगी पे जिन्होंने इम्पैक्ट किया, ऐसी कुछ तकलीफों से वो गुजरे होंगे। ऐसे कुछ माजी ने उनको जख्म दिए होंगे, क्या है ना, कि जिसकी वजह से, जख्म से मुराद वो नहीं कि भाई जो एक्सीडेंट में मार वार लग जाते हैं वो मुराद नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों की वजह से, कुछ रिश्तेदारों की वजह से, है ना। हर किसी की जिंदगी में उसको कुछ तकलीफें पहुंचती हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में माजी में कहीं ना कहीं हर्ट होता है ना। ये कोई नहीं कि दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा माजी जो है बिल्कुल खुशगवार गुजरा और मुझे कोई अभी तक जो है तो मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हर किसी की जिंदगी में जो है तो तकालीफ होती हैं। हर किसी का अपना माजी होता है ना। हिस्ट्री होती है उसकी, उसका एक रिलेशनशिप होता है, चाहे वो अपने वालिदैन के साथ हो, फ्रेंड्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उसका एक, उसकी जो सराउंडिंग होती है, उसका एक, उसका रिलेशनशिप का एक दायरा होता है। वहीं उसका एक अपना कल्चर होता है।
जिसमें वो एक भी ले बड़ा लेना भाई होता मेरे है को। ना, अपब्रिंगिंग उसकी होती है, छोटे से बड़ा जब वो होता है ना, तो उसकी एक नशोनुमा का जो तरीकाकार होता है, या जिस तरह वालिदैन उसकी परवरिश करते हैं, उसकी एक अपनी बिलीफ्स और एक उसके रूल्स, जो पूरी अपनी इस नशोनुमा के दौरान, जब वो बचपन से लेकर बुलूगियत तक और उसके आगे फिर अपनी जिंदगी के मरहलों में पहुंचता है, तो फिर एक पूरा एक उसका बिलीफ्स और उसके एक रूल्स होते हैं ना, उसके एक अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो तय करता है ना। तो हर किसी के यहाँ दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रखने का मकसद ये है कि हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, और उसकी जिंदगी का एक सफर होता है, और उसके अपने कुछ माजी होता है, कुछ अपने उसकी रिलेशनशिप को लेकर कुछ उसके इमेजिनेशंस होते हैं, अपना उसका एक कल्चर होता है, अपनी उसकी एक वालिदैन के साथ अपने बिलोंगिंग के साथ एक बॉन्डिंग होती है, उसका एक अपना बिलीफ और अपने एक रूल्स होते हैं, और उसका एक जिंदगी को जीने का एक अपना तरीका होता है ना। तो जरूरी नहीं कि जो मेरा जिंदगी जीने का तरीका हो, जो मेरी जिंदगी हो, जो मेरे बिलीफ्स हो, जो मेरा पास्ट हो, जो मेरा कल्चर हो, वो सामने वाले का हो, है ना। अगर मैं उस बेस पे सामने वाले को जज करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैं सबसे पहले इन चीजों को अपने लिए आइडेंटिफाई करूं, और जो क्लाइंट या जो काउंसली जो मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसके इन पॉइंट्स का रेस्पेक्ट करते हुए उसको उतना पॉजिटिव वे में उससे इंटरेक्ट करूं, है ना, और उससे जो है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं, ना कि मैं अपनी जो मेरी बुनियादें हैं उसकी बुनियाद पर जो है तो सामने वाले के मुतालिक अपना अजम्पशंस अपनी राय में बना लूं। तो ड्यूरिंग काउंसलिंग इस चीज को हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपने अजम्पशंस के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से हम किसी को अज्यूम नहीं कर सकते। कोई हमारे पास आएगा कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई एक ऐसा कोई शख्स आएगा भाई जिसको नशे की आदत है ना, जो नशा छुड़ाना चाहता है, चाहे वो कोई शक्ल का हो, वो हमारे पास आएगा। तो अगर हम, जो मैंने प्रियोरिटाइज पहले आपको कहा, अगर हम उसको उस जाविये से देख लें, उसको आते ही हम उसके बारे में अगर राय बना ले, ये तो नशे का आदी है, ये तो ऐसा है, ये तो इतना खराब है, ये तो अब उसका अपने खानदान वालों के साथ ऐसा रवैया है, ये तो बिल्कुल तेज मिजाज है, तो अगर आते ही अगर हम उसके बारे में एक अपना पर्सपेक्टिव बना ले, तो फिर हम जो है तो ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस हम उतना पॉजिटिव वे में उसके साथ जो है काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने जो है तो उसके बारे में राय बना ली, और फिर उस एंगल से जो है तो हम उसको देखने लग गए। उसकी एक अपनी अलग लाइफ है, उसका एक बैकग्राउंड है, जिससे वो आया, वो परेशान है, अपनी तकलीफ को लेकर आपके पास आया। आपको बिल्कुल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ये टर्म्स बार बार जो है आपको पूरी इस हमारे जर्नी में आपको सुनने मिलेगा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। यानी इसका बेहतरीन मिसाल अगर मैं दूं, तो वापस मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ ले जाता हूं कि लोगों के बारे में जानते हुए भी उनको माफ करना, और फिर उनके साथ जो है तो बिल्कुल खुलूस के साथ और एहसान का रवैया रखना, है ना। ये नबी करीम की सीरत से बहुत सारे वाकयात अगर हम मुताला करें तो देखने को मिलते हैं, है ना। अब्दुल्ला बिन उबई वाला वाकया, है ना, या कहिए कि जिस तरह खालिद बिन वलीद का हम सुनते हैं कि भाई मद्दे मुकाबिल में जंग लड़ी, है ना, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिपह सालारों में था जब ईमान नहीं लाए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको लेकर सोचने का रवैया, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। जब जो चीजें उन्होंने की, या जो चीजें उम्मत मुस्लिमा के साथ उन्होंने की, उस वक्त के जो मुश्किलात उनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना पड़ी, जंगों में कहिए, दीगर मामलात में कहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल जो है तो उनका जो रवैया उनके साथ जो किया, बिल्कुल जब वो उनके पास आए, या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत लिखा, तो बिल्कुल ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की बेहतरीन मिसाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने बुरा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तो ना सिर्फ उसको माफ किया, बल्कि उसके साथ जो है तो एहसान का मामला किया, है ना, उसको जो लौटाया। तो एक काउंसलर को भी जो है तो इसी मेंटेलिटी के साथ कि फला शख्स चाहे कैसा हो, उसका बैकग्राउंड कैसा हो, वो किस परेशानी को लेकर हमारे साथ आए, हम उसको जो है तो बिल्कुल एक
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के साथ उसको सुने और उसको समझने की कोशिश करें। अगर हम उसको एक प्री अजम्पशंस के साथ उसको सुनेंगे, तो फिर वो जो इमेज उसकी हमारे बैक ऑफ माइंड में रहेगी, कहीं ना कहीं वो हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में और उसके मसाइल को हल करने में, या ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से हम जो है तो हमारी उस रिलेशन जो मेंटेन हमको करने थे या एक पॉजिटिव वे में ले जाना था, वो एक नेगेटिव वे में चल जाए और हमारी जो उससे जो रिलेशनशिप है काउंसलिंग की वो वहीं एंड हो जाए। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मुख्तसर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। हमको ये बात का हमेशा एहसास होना चाहिए कि मेरी जिंदगी, मेरे उसूल और मेरा जो मामला है, वो जरूरी नहीं कि मैं उसको सामने वाले के सामने थोपूं या उसकी बुनियाद पर मैं सामने वाले को जज करूं। उसकी अपनी जिंदगी, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात उसकी हो सकती है। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के साथ जो है तो उसको हमको सुनना है। अगली स्लाइड के वैल्यूज ऑफ, लास्ट स्लाइड है आज की, एक इंशाल्लाह इसको 5 5 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। वैल्यूज ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। अभी जो वैल्यूज हैं जो ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस मुझको और आपको फॉलो करनी है या इसको जहन में रखकर जो है हमको काउंसलिंग करना है, कि जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड्स, है ना। कोई जब हमारे पास आ रहा है या हमसे कोई काउंसलिंग के लिए आ रहा है, तो जो सराउंडिंग रहेगा, हमारा जो कल्चर रहेगा, जैसे जिस जगह बैठ के हम काउंसलिंग करेंगे या जहां भी हम उसको बुलाएंगे या जहां भी उससे हम मुलाकात करेंगे, तो वहाँ का जो सराउंडिंग रहेगा, जो वहाँ का हम माहौल क्रिएट करेंगे, वो उसको ऐसे लगना चाहिए, या जो हमारा उससे बिहेवियर रहेगा, जो हम उससे बात करेंगे, वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। क्योंकि उसको लगना चाहिए कि भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही पर्सन है और वो मुझे सही रिस्पॉन्स कर रहा है, और मैं जहां बैठा हूं मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। तो ये अगर हम उसको कॉन्फिडेंस देने में, इस एतमाद में अगर हम अपने काउंसलिंग को लेके आते हैं, तो फिर ही वो उसके बाद हमसे ओपन अप होता है, अपने जो है दिल की बात जो है तो हमसे कहेगा। अदरवाइज अगर हम उसको पॉजिटिव फील नहीं करवाएंगे, उसको हम कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उतने खुलकर जो है तो मेरा और आपके सामने अपने मसाइल को रखने की, अपनी जिंदगी को रखने में कहीं ना कहीं वो झिझक महसूस करेगा। वही प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ क्लाइंट्स, अगेन उसको सेफ सराउंडिंग उसको महसूस होना चाहिए कि मैं जहां बैठा हूं, तो ये जो शख्स है, अगर मैं अपनी दिल की बात इससे कहता हूं, अपने राज में इसके सामने रखता हूं, तो ये वो नहीं है कि वो 4 लोगों में बैठ के मेरे बारे में बात करेगा, है ना। तो उसको एक सेफ्टी का उसको फील होना चाहिए, और हम्म, इस बात का उसको एहसास होना चाहिए कि फला शख्स जो है तो मेरा राजदार है, और मैं बिल्कुल दिल खोल कर जो है तो अपनी दिल की कैफियत जो है, अपनी जिंदगी की जो आ, पन्ने हैं, मैं इसके सामने बता सकता हूँ उसको। अपनी जिंदगी के जो पहलू है मैं इसके सामने रख सकता हूँ। उसके बाद में इंटीग्रिटी ऑफ प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप, है ना, कि जो जब एक रिलेशनशिप मेंटेन क्रिएट होगी क्लाइंट के और एक काउंसलर के बीच में, तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाना, है ना, पूरे उसूलों की पाबंदी करना और उसको पूरी ईमानदारी से निभाना। तो ये चीजें जो है इंशाल्लाह धीरे धीरे आपके सामने ड्यूरिंग द कोर्स ये सब चीजें डिटेल के साथ आएंगी। तो इसको मैं अभी यहाँ पर ही मुख्तसरन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है क्लाइंट और काउंसलर का, तो वो किस तरह होता है, और उसमें उसको किस तरह उसमें प्रिंसिपल्स और उसमें क्या चीजें जो है तो हमको जेरे जहन रखनी चाहिए कि उसको फॉलो करने हमारे लिए जरूरी है इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। इनहेंसिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही जो है तो काउंसलिंग कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग नए भी होंगे जो जिनके लिए पहली बार मौका है कि इस तरह के कोर्सेज या इस तरह के सेशन से गुजर रहे हैं। तो जो लोग पहले से कर रहे हैं तो वो इसी मकसद से कर रहे होंगे कि जो उनका नॉलेज है, जो उनका अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसमें मजीद निखार लाने के लिए, उसको मजीद इनहेंस करने के लिए, उसको मजीद अपग्रेड करने के लिए उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो एक काउंसलर के लिए हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करता रहे, अपने मालूमात को इनहेंस करता रहे, है ना। एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सफरिंग। अभी क्लाइंट जब आ रहा है हमारे पास, तो वो किसी ना किसी सफरिंग की वजह से आ रहा है, कोई मुश्किल उसके जिंदगी में दरपेश है, किसी स्ट्रेस का वो शिकार है ना। तो इस बात को
हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तो हम उसकी इस स्ट्रेस को और इसकी इस सफरिंग को, जो उसकी फीलिंग उसके जहन में, स्ट्रेस को और सफरिंग को कम करना मकसद नहीं, जो जहन में बिल्कुल एकदम टूटा हुआ और एकदम बोझल अंदाज में वो हमारे पास आया है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है तो फौरन से फौरन जो है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। मान के चलिए मिसाल के तौर पर किसी के जिंदगी में कुछ ऐसे वाकया हो गया कि भाई उसकी लाइफ जो है तो उसकी वजह से मेजरेबल हो गई, या किसी को कोई ऐसी मेंटल हेल्थ का या इस तरह का वो कोई शिकार हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गया, जिंदगी उसकी मुश्किल हो गई। तो काउंसलर नहीं, लेकिन कहीं जब उसको उसके जैसा अपने कोई एक शख्स दिखता है जो कि उसका माजी उसी की तरह था, फिर बाद में जब उसने अपने आप को ट्रीट किया या जो भी उसका सफर रहा, जब वो उसके सामने पेश करता है तो उसको एकदम फौरन जो है वो रिलैक्स महसूस करता है। एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। तो इस तरह का हमको कोशिश करनी चाहिए कि कोई बंदा जब स्ट्रेस और सफरिंग के साथ हमारे पास आता है तो हमने कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले जो है तो हम उसको उससे निकालने की या कम से कम उसका जो एहसास है उसको कम करने की कोशिश करें। फॉस्टरिंग अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ सेल्फ, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं जो एहसास कमतरी में मुब्तला होकर आते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एहसास कमतरी होता है और इसकी वजह से जो है तो वो अपनी जिंदगी में परेशानी महसूस करते हैं। तो उनकी जिंदगी में भी जो है तो उनको मतलब देना, है ना, उनकी जिंदगी का मकसद, उनकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना, ये भी जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ काउंसलिंग है। और अगला जो है इनहेंसिंग रिलेशनल इफेक्टिवनेस, यानी जो हमारा रिलेशन है बहैसियत काउंसलर और काउंसली, उसको जो है इनहेंस करने की कोशिश करना, यानी जितना एतमाद आप दोनों के दरमियान बनेगा उतना ही बेटर वे में क्लाइंट जो है तो आपको एक्सेप्ट करेगा, और उतने ही बेटर वे में जो है तो आपको अपनी मुश्किलात खुल के बताएगा। जितना वो आपके सामने खुल के अपने आप को रखने की कोशिश करेगा उतने बेटर वे में हम उसको समझ पाएंगे, उसके जज्बात को, उसके एहसासात को। जितना आप बेटर वे में हम समझ पाएंगे तो उतने बेटर वे में हम उसको उसके सॉल्यूशंस का, उसके मसाइल का जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अप्रिशिएटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कल्चर, जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बात की, कि दूसरों को जो है उनके जज्बात को, उनके तासुरात को, उनके कल्चर को हमको जो है तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि अपना कल्चर, अपना जज्बात और अपने जो है पास्ट जो है तो उसके मुताबिक अपना फैसला लेकर उनसे हमने बातचीत करनी चाहिए। तो हाजरीन, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की इसमें चीजें रखने का हक मैंने अदा करने की कोशिश की और चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक मुख्तसरन 5 मिनट में अगर पॉसिबल हो तो कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ा लंबा हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि महज 2 सवाल ही इस बार हम लेंगे अगर कुछ हो, अदरवाइज इसको हम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट में, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो एक 5 मिनट में इंशाल्लाह 2 सवाल लेकर हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं अगर हो तो। किसी की तरफ से कोई सवाल? दो सिचुएशन बनती है कि अगर सवाल नहीं आए तो एक तो ये होता है कि भाई पूरा समझ में आ जाए, आ गया है, या फिर नहीं सवाल आ रहे हैं तो एक सिचुएशन ये होती है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अभी जो टेक्स्ट में भी कर सकते हैं आप, अगर कुछ ऐसे सवालात आपके जहन में हो तो टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जी, जो अस्सलाम माइक ऑन वालेकुम। कर। वालेकुम सलाम। जी, आइसबर्ग कंसेप्ट शॉर्ट में फिर से एक बार समराइज करेंगे प्लीज। जी, आइसबर्ग कंसेप्ट दरअसल जो यहाँ पर के सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं या लोगों को एक्सप्लोर करने की जब जब हम बात कर रहे हैं, तो हम महज जाहिर से उनको जज नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे जात का मामला हो या मैं किसी के बारे में कुछ अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूं, तो उसको महज जो है तो जाहिर से उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से, जो है तो उसकी जबान से, उसकी बाकी चीजों से जो हमको दिख रही हैं बाजाहिर, उससे हम उसको जज नहीं करेंगे, या मैं अपने आप को जो है तो जज नहीं करूंगा, है ना। बल्कि उससे भी
डीप में कुछ चीजें होती हैं जिनके जरिए हम जो है तो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या लोगों को समझने में हमको मदद मिलती है। और असल मानों में अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं या लोगों को समझना चाहते हैं, तो हमको लोगों के डीप में, अपने आप के डीप में जाकर जो है तो हमको समझने की कोशिश करनी होगी। तभी हम जो है, ये जो मैंने पॉइंट्स जो आपके सामने रखे कि 3 पार्ट में जो है, जिस तरह ग्लेशियर होता है उस तरह हमारी पर्सनैलिटी भी होती है, हमारी शख्सियत भी होती है। कि अपर जो दिखने वाला जो पार्ट होता है, विजिबल जो लोगों को दिखता है, वो डिफरेंट होता है। उसके नीचे कुछ चीजें जो होती हैं, हमारे जज्बात एहसासात जो है वो जुड़े होते हैं। फिर उन जज्बात और एहसासात के पीछे कुछ वजूहात होती हैं जो कहीं ना कहीं एकदम सबसे डीप में पाई जाती हैं। शायद उसका अंदाजा हमको बजाते खुद भी नहीं होता, लेकिन जब हम इनके बारे में सोचते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें जाके हमको क्लिक होती है। तो दरअसल ये आइसबर्ग कंसेप्ट जो है, हमको अपने आप को बेहतर समझने में, और जो काउंसली जो क्लाइंट और जो लोग हमसे अपने मुश्किलात का हल या अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए आएंगे, तो उनको समझने में हमको जो है कारगर साबित होता है। शायद मैंने आपका हाँ जवाब दे दिया। हाँ, अच्छा साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर जी हम क्लाइंट के साथ ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त, 1 घंटा 2 घंटा देते हैं, तो जी सतही सरफेस वाली जो मालूमात है वो तो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो शैलो और डीप वाली बात है, इसके जी लिए तो जी काफी वक्त उनके साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके हम उनकी ये डिटेल मालूमात ले सकते हैं। तो ये कैसे जी उस मुमकिन है? हाँ, अभी देखिए इसमें जो है कि अगले जो मराहल रहेंगे, जैसे अभी सेल्फ अवेयरनेस में हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट की जो अंडरस्टैंडिंग का जो फेज रहेगा, तो उसमें फिर ये सब चीजें आएंगी कि वो कौन से सवालात रहेंगे, या कैसे सवाल जो है वो क्लाइंट से करने हैं, या उसका जो हम लोग जो सामने जाहिर उसका जो है, तो किस तरह फिर उसको हम एक्सप्लोर करना है। तो ये स्टेजेस जो रहेंगी, तो अगली स्टेजेस में इंशाल्लाह एक क्लाइंट को किस तरह एक्सप्लोर करना है, और किस उसका जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है। क्योंकि जब तक हम उसको पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो हम उसको परफेक्ट उसकी हल का जो है उसको पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएंगे। तो ये चीजें इंशाल्लाह अगले मराइल में बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंशाल्लाह आने वाली है। तो इंशाल्लाह वो चीज वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी। जजाकल्ला जजाकल्ला। एक सवाल, फोस्टरिंग अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ सेल्फ में आपने बताया एहसास जी कमतरी वाले लोग जो हमारे पास आते हैं, जी ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले पेशेंट्स तो हमारे पास आते हैं, लेकिन जिनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है वो आते नहीं। तो उनके जी साथ में कैसे डील करें हम? बर्तरी सुपीरियर वाले जो कॉम्प्लेक्स आपके आते हैं। सुपीरियर जी कॉम्प्लेक्स वाला हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको अपने आप में खुश है। वो उसको तो इस बात का यानी निगेटिविटी उसमें है नहीं कि भाई मैं इंफीरियर हूँ, या मुझसे लोग बेहतर हैं, मैं लोगों से कमतर हूँ। तो वो फीलिंग्स तो उसको रहती नहीं है ना। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वाला कभी आपके पास आएगा ही नहीं, बल्कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वाला इसलिए आएगा कि उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। तो नहीं, जो वो काउंसली आ, नहीं होता। जो हमारे जी समाज में ऐसे लोग होते हैं उनको मैं, जी ये एक अलग सवाल है, तो जी उनको किस तरह डील करें? लोग जो पोस्टर करते हैं कि वी आर सुपीरियर, हम लोग बेहतर हैं, जी ये एक दूसरों को इन्फीरियोरिटी में डालने के लिए भी करते हैं। तो हाउ टू डील विद तो दिस पीपल? देखिए उसमें क्या है ना कि आज का आखिरी सवाल है, थोड़ा मुख्तसर में जी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंशाल्लाह। कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि अभी आपको पता है, आप जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं लोगों की नफ्सियात के बारे में, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में, लोगों की शख्सियत के बारे में आप अंडरस्टैंड करने की एक कोर्स के दौरान कोशिश कर रहे हैं ना। तो जी। आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप जो है तो जाहिर से जो है आपको इतना अंदाजा तो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के बारे में राय कायम कर लें, या लोगों को बताते फिरें कि फला शख्स ऐसा है, फला शख्स वैसा है, ये तो दिखता ऐसा है लेकिन इसका तो ये कुछ और। मेरा मेरा कहने का मकसद ये नहीं, लेकिन आप इतने उसमें एटलीस्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फला शख्स जो है तो दिखावा कर रहा है, या वाकई में जो है तो इसकी जिंदगी ऐसी है, या ये खुश अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो माशरा जो है तो उनके बारे में जानता है ना। तो ऐसे लोगों को हमको उनको जाके बताना मकसद नहीं है, बल्कि इस तरह के लोगों को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जो है अपना जो नॉलेज है उसकी बेस पर जो है तो उनको एक्सप्लोर करना, ये मकसद है दरअसल। उनको जाके ये बताना नहीं कि भाई आप
तो बहुत सुपीरियर अपने आप को जाहिर करते हैं, जबकि आप तो है कुछ और, है ना। तो जाके बताना मकसद नहीं, बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये जो प्रोसेस करेंगे कि कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वाला बंदा अगर हमारे पास आता है, तो उसको हम किस तरह एक्सप्लोर करेंगे और किस पर्सपेक्टिव से हम उसको देखेंगे। जाहिर सी बात है कि एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वाला बंदा हमारे समाज में है। जैसे मान के चलूं मैं कि पॉलिटिशियन की बात करूं, है ना। पॉलिटिशियन जी दरअसल होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि कहीं का कोई महाराजा है, या हम जो है तो उसकी प्रजा है ना, लेकिन लोगों को उसके बारे में हकीकत मालूम होती है। तो ऐसे शख्स को बताने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को तो उसके बारे में सब मालूम होता है। तो किसी को जाके बताना कि भाई ये सुपीरियर है लेकिन दिखाता है, लेकिन ऐसा है, तो वो मकसद दरअसल हमारा नहीं है। जस्ट एक हम लोगों के बारे में एक्सप्लोर करें और लोगों को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें, बस यही हमारा मकसद है। कुछ इसके अलावा कुछ और बाजी जानना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, जजाकल्ला। जी। जी। तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर साहब इजाजत हो तो। देखिए, जी डॉक्टर अतीब साहब कुछ पूछ रहे हैं ना, फिर इंशाल्लाह खत्म कर देंगे जी। टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये असल में मेरा सवाल नहीं था, लेकिन एक मसला ये दरपेश आ रहा है कि मैं जब भी मीटिंग रह रही है उस वक्त मैं क्लिनिक में रह रहा हूँ। ओके। तो कभी कोई आ जा रहा है तो उसमें 2-4 मिनट का जो है गैप हो जा रहा है, अच्छा। तो ओके। कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही। तो जैसा ओके। अगर इसकी रिकॉर्ड मिल जाती है जी। लेक्चर के बाद तो बेहतर जी। होगा। इसी नहीं, यही बताना। इसमें असल में रिकॉर्डिंग, जैसे लास्ट टाइम भी डॉक्टर साहब ने बताया कि रिकॉर्डिंग असल में शेयर करना, नहीं शेयर करना मकसद नहीं है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि भाई थोड़ा कैजुअलिटी आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स, कि भाई बंदा जो है तो उतने कंसंट्रेशन से उसको नहीं सुनता, या फिर एक कैजुअल वे में उसको लेता है कि भाई अगर पूरा अटेंड नहीं भी हुआ तो फिर क्या होगा कि मैं इसको रिकॉर्डिंग बाद में सुन लूंगा। तो जो कंसंट्रेशन दरअसल हम आप लोगों से चाह रहे हैं, तो फिर वो कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता। अलबत्ता ये आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, हमारी टीम से डॉक्टर साहब वगैरह से मशवरा करके, जो पहले भी हम लोग करते थे, कि जो स्लाइड्स वगैरह जो भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो उसको ग्रुप पे डाल सकते हैं। और इसमें कुछ ड्यूरिंग आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आप बाकायदा टेक्स्ट पे या पर्सनल में मैसेज कीजिए, ग्रुप पे मैसेज कीजिए, तो इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बेटर तरीका हो सकता है। जी, या समरी वगैरह भी अगर प्रोवाइड हो जाए 2-3 मिनट की तो जी। वो भी बेहतर हो सकता है जी। नहीं, ऑलरेडी 3-4 स्लाइड ही रहते हैं, वैसे भी ज्यादा स्लाइड तो हम लोग वैसे क्रिएट भी नहीं करते। तो उन स्लाइड की बुनियाद पर आप जैसे जितना पार्ट आपको देखा आपने, वो उतना कैच हुआ, और जो कुछ मिस आउट हुआ तो उसके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट भी पर्सनल पे भी कोई अगर मैसेज करके पूछ ले, या वॉइस मैसेज कर दे, तो भी उसको हम लोग आपको रिवर्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी। जी अ, जी। तो इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।